नमस्कार साथियों, आज के सक्सेस शॉट्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हाथरस और बाबा सूरजपाल सिंह जाटव का। पीछे अभी जो हादसा हुआ है हाथरस में, उसके संबंध में बाबा सूरजपाल सिंह जाटव के संबंध में काफ़ी जानकारियाँ लोग नेट पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज सक्सेस शॉट्स में हम शुरुआत सूरजपाल सिंह जाटव जी से ही करेंगे। प्रयास यह रहेगा कि जानकारियाँ वो दी जाएँ जो आपके लिए अभी तक छिपी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबा सूरजपाल सिंह जाटव। बाबा सूरजपाल सिंह जाटव 1999 तक उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं, उसमें एक सिपाही के पद पर तैनात रहे और इनकी सर्विस का अंत एक हादसे से हुआ जिसमें उन पर यौन शोषण का आरोप लगा और उन्हें इस संबंध में जेल भी जाना पड़ा। हालांकि जब वो जेल से छूटे, कहानी उसके बाद शुरू होती है इनके बाबा बनने की। जब वो जेल से छूटे तो इन्होंने अपने चरित्र और व्यवहार को पूर्णतया बदल दिया और ऐसा कहने लगे कि उन्हें ईश्वर से साक्षात्कार। तो जब इसके बाद साक्षात्कार की बात आई तो लोग इनसे मिलने जुलने जाने लगे, इनके विचारों को जानने लगे। और भोले बाबा ने आज तक कभी भी भगवा वस्त्र भी धारण नहीं किया है, ये भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। वो सदैव अपने सफ़ेद वस्त्रों में सूट बूट टाई वगैरह में नज़र आते हैं, क्लीन सेव प्राय अधिकतर रहते हैं वो। और कुल मिलाकर के उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या ये कहे वेशभूषा है, वो पारंपरिक जो बाबा और संत साधु होते हैं उनसे इतर है। दूसरी तरफ बाबा के पास एक चमत्कारी हैंड पंप भी है। तो उनके दरवाजे पर, जो वैसे तो वो कासगंज के निवासी हैं, कासगंज जनपद के, तो वहाँ पर उनके दरवाजे पर एक हैंड पंप लगा हुआ था। उस हैंड पंप के पानी से उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि इस हैंड पंप के पानी से वो कई तरीके के रोगों को नाश कर सकते हैं। तो ऐसा भी है कि जहाँ भी उन्होंने अभी तक आश्रम खोले हैं, उन सभी आश्रमों में उन्होंने एक हैंड पंप जरूर लगाया है। जो भक्तगण उनके होते हैं, सो उनके शिक्षार्थी होते हैं, जो सेवक हैं, वो जब भी दर्शन को आते हैं तो उस हैंड पंप का पानी ग्रहण अवश्य ही करते हैं। अब अगर आप आपराधिक इतिहास की बात करें तो इस संबंध में कोई विशेष इन पर कोई केसेस दर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक 5 केस इनके ऊपर इटावा, आगरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, राजस्थान के दौसा आदि से इन पर कुल मिलाकर के 5 केस दर्ज हैं। अभी जो हाथरस में हादसा हुआ है उस संबंध में अभी तक FIR में बाबा का नाम नहीं आया है और सुनने में ये भी आया है उस हादसे के बाद से बाबा जी फरार चल रहे हैं। हालांकि उनके बयान निरंतर आते जा रहे हैं मीडिया में। अब इस हादसे के बाद उन पर FIR होती है, वह किस रूप में होती है, कौन सी धाराओं में होती है, ये अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि कहीं ना कहीं इस हादसे में जो 123 तथाकथित 123 जो जानकारी है लोगों की मृत्यु संबंध में, इनका नाम घसीटा जा सकता है। और हैंडपम्प के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। लोग इन्हें भोले बाबा के नाम से जानते हैं और ये भोले बाबा के नाम से प्रचलित हैं। इनका ये कासगंज के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें इन्होंने काफ़ी जो है अपना प्रचार प्रसार कर रखा है। इनका जो उनके गांव में इन्होंने अपना आश्रम बनवाया हुआ है, वो लगभग 35 बीघा में बना हुआ। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से भी सुनते हैं लोग, वहाँ पर आते हैं उनके दर्शन मात्र के लिए। हालांकि चमत्कारिक शक्तियों का अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का दावा पेश नहीं किया है। 2020 में स्थापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब बंद हो चुका है साथियों, और इसके बंद होने के पीछे बहुत सारी वजहें अभी सामने निकल कर के आ रही हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी कहें या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कमी रहें, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कू था 2020 में जो स्थापित किया गया था एक्स अथवा ट्विटर को टक्कर देने के लिए, इसने आज काफ़ी अच्छी बिगनिंग करी थी, काफ़ी अच्छी शुरुआत रही थी इसकी। इसको अब बंद करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसके संबंध में, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है इसके बंद होने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू 2020 में स्थापित ट्विटर के कंपटीटर के तौर पर जो है कू की स्थापना की गई थी और इसे छोटी पीली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि आपने पिछले स्क्रीन पर देखा होगा, एक छोटी सी पीली सी चिड़िया थी जो ट्विटर की चिड़िया से भी लगभग कुछ मेल खाती, लेकिन कलर चेंज है, आकार चेंज है। तो इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए लंबे समय से फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। कहीं ना कहीं उसके जो मैनेजमेंट को उसको चालू रखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था और इस संबंध में डेली हंट जो है
कंपनी है, उससे बात भी चल रही थी कि अधिग्रहण के संबंध में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई और आखिर में जाकर के कू का जो है अब बंद होने का फाइनल अनाउंसमेंट जो है ट्विटर पर उनके मालिक जो हैं उनके द्वारा किया जा चुका है। दो जो मुख्य हीरो थे इसकी स्थापना के, मयंक बिदावत और अप्रमेय राधाकृष्ण, उन्होंने ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। याद रखने वाली बात ये है कि कू पहली ऐसी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी जिसे 60 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था, लेकिन केवल और केवल फंडिंग ना मिलने के कारण अब स्टार्टअप को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर एक तरफ ये बात होती है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसके संबंध में सरकार को अपनी पहल करनी पड़ेगी। सरकार यदि इस मामले पर अपनी पहल देती तो कहीं ना कहीं आज एक्स के पैरेलल ये कंपनी को भी खड़ी होती। अभी पीछे कुछ 2 से 3 महीने पूरा भारतवर्ष क्रिकेट के रस में डूबा रहा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको हर चैनल पर OTT प्लेटफॉर्म पर देखने मिला। सबकी TRP गिरी। पहले IPL में जनता जुड़ी रही और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप रहा। हालांकि उसका परिणाम भी मिला, जिसने अपनी आंखें फोड़ी रात भर जाग करके सबको फ़ायदा भी मिला। भारत वर्ल्ड कप T20 जीत करके लाई और हमें गर्व है कि हमारा भारतवर्ष वर्ल्ड कप जीत करके लाई। इसी संबंध में ICC ने अभी अपनी ऑलराउंडर T20 खिलाड़ी की रैंकिंग जारी करी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने प्रथम स्थान पर बाजी मारी है। तो अगला जो टॉपिक है ये ऑल इंडिया ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग के संबंध में है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। देखिए, अपने भारतवर्ष के महान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के वानिंदु हसनंगा को पछाड़कर ICC विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन के चलते T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमारे दर्शकों ने, हमारे श्रोताओं ने, हमारे साथियों ने वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखा हो तो आखिरी ओवर भी हार्दिक पांड्या ने ही फेंका था, जिसमें भारत को 16 रन बचाने थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और वो ओवर काफ़ी खासा अच्छा फेंका था, काफ़ी उसकी तारीफ भी हुई थी। हालांकि सूर्य कुमार यादव का जो पहली बॉल पर मिलर का लिया हुआ कैच था वो ऐतिहासिक कैच है और हमारे नज़रिए से वो कैच हमेशा ही याद की जाएगी। जिस तरीके से कपिल देव की वो विश्व कप में 1983 के विश्व कप में पीछे दौड़ कर ली गई कैच थी, वो याद की जाती, उसी तरीके से कैच को भी हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने कुल मिला के 8 मैचों की, विश्व कप में खेले गए 8 मैचों की 6 पारियों में 151.57 के स्ट्राइक रेट से कुल 144 रन बनाए, जिसमें उनका एक अर्धशतक भी शामिल था। और जाहिर सी बात है वो लास्ट में खेलने आते थे 7वें 8वें नंबर पर, तो इस लहजे से ये रन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आखिरी की 5, 6, 8, 10 बालें खेलने को मिलती थी और उस स्थिति में केवल यही एक प्लान रहता था कि बल्ला घुमाना, और जो भी बल्ला घूमेगा वो भारत के हित में होगा। और दूसरी तरफ इन्होंने जो ऑलराउंडर प्रदर्शन करा उसमें उनका बॉलिंग का प्रदर्शन बैटिंग से कहीं बेहतर रहा। उन 8 मैचों में 7.64 के इकोनॉमी रेट से, जो कि T20 के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और इसमें इनका बेस्ट स्कोर रहा 20 रन देकर 3 विकेट भी झट गए। कुल मिलाकर के इन्होंने 11 विकेट लिए पूरे विश्व कप में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, सराहनीय प्रदर्शन रहा, जिसके चलते इन्हें आज जो है ICC T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। अगला जो टॉपिक है वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, जो 20 मई को मनाया जाता है। तो प्रश्न सबसे पहला तो दिमाग में यही आएगा कि 20 मई की चर्चा आज आपकी 5 जुलाई को क्यों हो रही है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होएगा ही, कहीं ना कहीं उठा करके अगर ये प्रश्न या ये टॉपिक लाए हैं इसमें सक्सेस शॉट्स में, तो ये महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, इसमें जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लहजे से ये बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो आइए चलते हैं वर्ल्ड बी डे जो 20 मई को मनाया जाता है, इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी। साथियों देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैज्ञानिक और समाज दोनों इस तरह से अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है और किए भी जा रहे हैं।
देखिए, ये जो परागणों की महत्ता है, इसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तितली है, चमगादड़ है, मधुमक्खी है, छोटी मक्खियाँ हैं, ये किस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जानना अति आवश्यक है। देखिए, परागणों के महत्व को और उसके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 20 मई 2017 से विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। लक्ष्य की बात करें तो इसका सीधा, सरल, सटीक लक्ष्य है मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा के लिए उपाय को मजबूत करना, जिससे वैश्विक खाद्य समस्याओं को सुलझाने और विकासशील देशों में भुखमरी को खत्म करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिल सके। मधुमक्खियाँ हैं और अन्य परागणक जैसे तितलियाँ हैं, चमगादड़ हैं, हमिंग बर्ड है, मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार खतरे में कैसे है भाई? वायु प्रदूषण इतना चल रहा है, हमारी वायु दूषित हो चुकी है, उनके रहने के, इनका वास स्थान नष्ट हो रहा है, इनको पर्याप्त परिस्थितियाँ नहीं मिल रही प्रजनन के लिए, तो जाहिर सी बात ये समाप्ति की कगार पर हैं। तो इससे संबंध में यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। अब चर्चा करते हैं वर्ष 2024 20 मई को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस के थीम की। तो इसकी थीम थी युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। जाहिर सी बात है, युवा ऊर्जावान होता है और वो जिस कार्य क्षेत्र में जाता है वहाँ अपनी ऊर्जा के द्वारा फतेह हासिल करता है, जीत हासिल करता है। युवाओं की ऊर्जा बुजुर्गों के अनुभव से मिलना अति आवश्यक है। तो प्रायः जो इस थीम का उद्देश्य था वो ये था कि युवाओं को इस अभियान के साथ जोड़ना। और इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता संरक्षण में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की आवश्यक भूमिका के बारे में युवाओं और अन्य शुभ चिंतकों की भी जागरूकता फैलाना। जाहिर सी बात है, युवाओं को जोड़ना एक मूल उद्देश्य था। अब इसके पीछे ये 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण सीधा सीधा है। जो एंटोन जानसा थे, एंटोन जानसा, स्लोवेनिया में इन्होंने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मधुमक्खियाँ कम देखभाल के बाद भी कड़ी मेहनत करती हैं, और उस कड़ी मेहनत को देखते हुए उन्होंने इस कार्य की, इस नई प्रथा की शुरुआत की थी। यही कारण उनके जन्म दिवस 20 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। एंटोन जानसन, कहाँ? स्लोवेनिया से। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही, अब कल मिलते हैं।